अग्रसित कर रही है कि उस पे यदि ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं एक डाइटिशियन हूँ और मुझे इस क्लब को ज्वाइन किए हुए 2 से 3 महीने तक हुए हैं और मैंने यहाँ पे अपना हेल्दी 5 kg वेट रिड्यूस किया है। साथ ही साथ अपनी एसिडिटी को भी काफी ठीक कर लिया है। और पहले मुझे ये फील होता था कि मेरे नीज में ज्यादा खड़े रहने से पेन हो जाता था, लेकिन जब से मेरा वेट रिडक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरे जो नीज का पेन है वो भी काफी हद तक कम हो गया है। और इस क्लब में जुड़ने के साथ साथ जो है मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डाइटिशियन हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के साथ साथ लोगों की मदद करना भी चाहती हूँ। जैसे मैम के साथ मैं यहाँ पे लेट्स हील इंडिया मिशन का एक हिस्सा बन चुकी हूँ, जिसमें जो है मैम के साथ मैं काम करूंगी और जो है लोगों की मदद करूंगी। मेडिसिन फ्री इंडिया हम लोग चाहते हैं, हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ स्टाइल को चुनते हुए। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राखी मैम के। थैंक यू सो मच राखी मैम। अब जो मैं अपने टॉपिक की तरफ आना चाहती हूँ, तो मेरा आज का टॉपिक है अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सभी को पता है आज के टाइम में ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा होने लगा है कि यदि इसकी अवेयरनेस नहीं है तो ये थोड़े ही समय में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लाइफ तक बात आ जाती है। हमारी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती है। इवन हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स भी उसका एक इम्पोर्टेंट मतलब ऑलरेडी होती है। लेकिन जब क्या होता है, जब ये कैंसर सेल्स जो हैं अनकंट्रोलेबली ग्रोथ करने लगती हैं, अचानक से बढ़ने लगती है किसी भी फैक्टर की वजह से, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो एक लंप या गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसका सही समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलने लगती है और फिर जो है लाइफ को थोड़ा सा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये, और पहले हम लोग सोचते थे कि ये जो कैंसर है बेसिकली ये आफ्टर 40 की एज में होता है, पर आजकल ऐसा नहीं है। जो 25 से 40 की एज है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोनल जो है चेंजेस होता रहता है लेडीज की बॉडी में। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा गलत खान पान है उसकी वजह से भी कैंसर सेल्स जो है बहुत जल्दी ग्रो करने लगती है। वो मैं आगे चल के आपको डिस्क्राइब करूंगी। तो बेसिकली यही है कि जो कैंसर है, जनरली हम सोचते थे कि कैंसर 40 की एज में होता है, मीनोपोजल स्टेज में होता है, पर ऐसा नहीं है, ये हमारा मिथ है। तो हमें रेगुलरली अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिन खुद से भी करते रहना चाहिए और जब जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी और लोगों की लाइफ को सेव कर सके सही टाइम पे रहते हुए, क्योंकि इसका सही समय पर पता चलना और सही समय पर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे सिम्टम्स बताने आई हूँ कि जो जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या चेंजेस हमारी ब्रेस्ट में हो रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देके हम आगे इसको समझ सकते हैं। तो यदि हमारे ब्रेस्ट के साइज में या शेप में कोई भी बदलाव हो रहा है तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का रीजन हो सकता है। दूसरा, यदि हमारा जो जो निप्पल होता है ब्रेस्ट का, वो जो है कोई उसमें लिक्विड, कोई पानी जैसा या ब्लड जैसा कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा, कभी कभी क्या होता है, जो ब्रेस्ट का निप्पल है वो इन्वर्ट हो जाता है, अंदर की साइड हो जाता है, या तो उस वजह से भी वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का जो है कारण हो सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इसमें जो है बगल में पेन हो जाता है या फिर आपकी जो ब्रेस्ट है वो रेड हो जाती है। और जो मेन और इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात ये है ब्रेस्ट कैंसर के केस में, जो इसकी जो गांठ होती है वो पेनलेस होती है, उसमें कोई पेन नहीं होता। जब आप खाली उसको दबाओगे तभी आपको पेन फील होता है, अदरवाइज आपको कोई पेन फील नहीं होता। जो नॉर्मल गांठ होती है बेसिकली वो आपकी पेनफुल होती है। तो हमें ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि हर गांठ जो है वो कैंसर वाली नहीं होती। हमें ये समझना है कि ये गांठ कैंसरस हो सकती है या नहीं। यदि उसमें पेन है, बहुत दर्द है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। तो वो तो डॉक्टर फर्दर में बताऊंगी कि कैसे हम उसको समझेंगे। और इसमें जो है इसके जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि जेनेटिक फैक्टर।
हमारे घर में हमारी दादी को, नानी को या बड़ी बहन को यदि उनको पुराने समय में कुछ इस टाइप की बीमारी आती है, तो हम लोग भी उसके प्रोन हो जाते हैं कि हमारे में, हमारे बच्चों में वो हो सकती है। दूसरा जो है हार्मोनल इम्बैलेंस, जब लड़कियां अपनी जो है ग्रोइंग स्टेज में आती हैं या फिर मीनोपॉजल स्टेज में आती है, तो उस टाइम पे जो हार्मोनल है वो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, मीन्स उसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस टाइम पे भी बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तीसरा क्या होता है, ओवरवेट। ओवरवेट यदि है तो वो भी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल यदि हम फॉलो कर रहे हैं, रात देर तक जाग रहे हैं और खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं या गलत खान पान खा रहे हैं, तो वो भी उसका एक रीजन हो सकता है। कोई लोग ज्यादा अल्कोहल, कोई लेडीज अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो भी। आज के टाइम में जो सबसे बड़ा रीजन है इसका, वो लेट प्रेगनेंसी का होना है या फिर ब्रेस्ट फीड ना कराना। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि जनरली क्या होता है, आजकल सारी लेडीज इतनी करियर ओरिएंटेड होती हैं कि वो अपने ऑफिस पे या फिर अपने जो है काम पे ज्यादा ध्यान देती हैं, उस अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देती है। तो उससे क्या होता है कि शादियां लेट होती हैं, सारे हार्मोनल चेंजेस जो है टाइम से नहीं हो पाते हैं उनके। तो उससे क्या होता है, उस टाइम पे भी लेट प्रेगनेंसी भी एक कैंसर होने का रीजन हो सकता है। अब कुछ लेडीज क्या होती हैं, वो इतनी फिगर कॉन्शियस होती हैं कि वो अपने बच्चों को फीड नहीं कराना चाहती। वो सोचती हैं कि फीड कराने से हमारे ब्रेस्ट की शेप चेंज हो जाएगी, हमारी जो है मतलब फिगर खराब हो जाएगी, और वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती। तो ब्रेस्ट फीड ना कराना भी एक ब्रेस्ट कैंसर को न्योता देने का कारण हो सकता है। अब मैं बात करूंगी कि इसका अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का यदि अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही आसान तो नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। यदि ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन होता है तो वो इफेक्टिव होता है और रिकवरी के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे आपने एक स्लोगन सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट आई शुड से इन द केस ऑफ कैंसर, अर्ली डिटेक्शन इज बेटर टू सेव द लाइफ। इसके बाद कैंसर की, अब आपको लग रहा है कि कोई सिम्टम्स आपकी ब्रेस्ट में आ रहा है, ठीक है, और आपको जो है अब हमें समझ नहीं आता कि हम किससे डिस्कस करें। लेडीज शर्माती है कि हाय मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें उस टाइम पे डर या घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उस टाइम पे हमें किसको दिखाना चाहिए। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि सभी जो गांठें हैं वो कैंसरस नहीं होती, इसमें डरने या घबराने की बात नहीं है। लेकिन कोई भी यदि ब्रेस्ट में चेंज हो रहा है तो उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करती है, क्योंकि वो लेडीज की डॉक्टर है, तो वो आपको सेल्फ एग्जाम मतलब फिजिकल एग्जामिन से आपकी ब्रेस्ट को वो जो है वो पता बता सकती है उसको देखकर कि आपको कोई गांठ है या नहीं है। यदि गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है थोड़ा डाउट कि गांठ हो सकती है, तो वो फिर अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी के लिए आपको जो है बताएंगी कराने के लिए। अब यदि अल्ट्रासाउंड में आपको कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत भी आप डाउट लगता है डॉक्टर्स को, तो फिर वो मेमोग्राफी कराते हैं। जनरली क्या होता है, मेमोग्राफी 40 की एज में ही सजेस्ट की जाती है, उससे पहले नहीं की जाती। लेकिन यदि अल्ट्रासाउंड में कोई भी एबनॉर्मेलिटी दिखती है, तो वो जो है फिर डॉक्टर उसको आगे मेमोग्राफी के बाद उसको पूरा क्लियर कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर एक टेस्ट होता है, उसमें जो है एफएनएसी होती है, फाइन निडल होती है, उसमें जो गांठ है उसका सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद यदि उसमें मैलिग्नेंट सेल्स अवेलेबल प्रेजेंट दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब जो प्रेग्नेंट जो कैंसर है वो कंफर्म हो जाता है। अब यदि कैंसर कंफर्म हो गया है, तो उसके बाद हमें जो है क्या करना चाहिए। पहले तो हमें कैंसर की स्टेज को समझना चाहिए। इसकी बेसिकली 5 स्टेजेस होती है कैंसर की। ये 0 स्टेज से लेके 4 स्टेज तक होता है। जो 0 होती है वो जस्ट स्टार्टिंग स्टेज होती है, उसमें आपको खुद से भी नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे इसकी स्टेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ट्रीटमेंट भी ज्यादा होगा और सर्वाइवल जो चांसेस है वो भी कम होते रहते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, बेसिकली उसमें क्या होता है, गांठ जो है बॉडी के ब्रेस्ट के थोड़ा सा दूसरे हिस्से में, मतलब बगल की साइड में थोड़ा सा पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। और जो थर्ड फोर्थ स्टेज होती है उसमें वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और भी दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो सकती है। जो फोर्थ स्टेज होती है बेसिकली कई बार तो
उस यदि वहां तक पहुंच जाती है बात, तो उसमें क्या होता है कि सर्वाइवल चांसेस तो कम हो ही जाते हैं, कभी कभी ब्रेस्ट रिमूवल के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पहले अवेयरनेस में, इसलिए ये टॉपिक लेके आई हूँ कि हमें इसमें अवेयर होना बड़ा जरूरी है कि कोई भी यदि आपको एबनॉर्मलिटी दिखती है, सेल्फ एग्जामिन करिए, वो मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। तो कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है तो तुरंत सजग हो जाने वाली बात आ जाती है। अदरवाइज ये कैंसर की सेल्स जो हैं इतनी जल्दी ग्रो करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये जो है बॉडी में अंदर ही अंदर फैलने लगती है और बाद में आके लाइफ पे बात आ जाती है। अब जैसे कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। तो उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, मैं उनका देख रही थी। अब एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको सेल्फ एग्जामिनेशन भी आता है, उनको ब्रेस्ट में एक गांठ फील हुई। फिर उन्होंने सोचा कि मतलब उन्होंने भी उसको लाइटली लिया, क्योंकि जल्दी से हमारी माइंड जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि आप जो है कैंसर की तरफ जा रहे हैं या आपको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो फिर उन्होंने जो है उसको जो है लाइटली लिया, थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट किया। फिर उन्होंने देखा कि 1 वीक बाद फिर दूसरी गांठ फील हो रही है। तो उन्हें डाउट तो था मन में, पर वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये प्रॉब्लम उन्हें भी हो सकती है, क्योंकि वो तो डॉक्टर थी। लेकिन फिर उनके बेटे ने बोला कि मम्मा आप लेट नहीं करिए, आप तुरंत जो है डॉक्टर को कंसल्ट करिए और आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। फिर जैसे ही उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्हें पता चला कि वो भी ब्रेस्ट कैंसर की सेकेंड स्टेज में है। फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब उन्होंने क्या किया कि 1 वीक के बाद उन्होंने वेट किया तो एक की जगह दूसरी गांठ हो गई। तो मतलब इसमें क्या है, आपको लेट नहीं करना है। यदि आपको कुछ भी सस्पिशियस लगता है कि हाँ ब्रेस्ट में कुछ भी गांठ वगैरह जो कि पेनलेस है आ रही है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर उनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ। फिर वो पूरी हेल्दी लाइफ स्टाइल आज के टाइम में जी रही हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज ये शेयर की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि यदि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, और कीमोथेरेपी के टाइम पे उन्होंने मेडिटेशन किया, तो उनको मेडिटेशन से इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ कि उन जो कीमो की जो ड्रग्स उनके चल रही थी, वो उसका ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और उनका कैसे कैंसर ठीक हो गया वो उन्हें खुद भी नहीं पता चला। और आज वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रही है, क्योंकि उनको फिर भी थोड़ा सेकेंड स्टेज में पता चल गया, तो उसकी रिकवरी चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। उसके बाद अब मैं ये बताना चाहूंगी कि इसे यदि आपको डायग्नोज हुआ है कि कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में है या कैंसर की गांठ है, तो उसके कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले सर्जरी होती है। सर्जरी या कीमो ये भी डिपेंड करता है। यदि आपकी ब्रेस्ट में गांठ एक ही जगह पे है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है कीमोथेरेपी, फिर रेडिएशन और भी बहुत सारी थेरेपीज दी जाती हैं। लेकिन यदि आपकी जो गांठ है, कैंसर की गांठ है, वो बहुत बड़ी है साइज में, या फिर ब्रेस्ट में ही 3-4 जगह स्प्रेड है, और इवन बगल में भी स्टार्ट हो गई है बढ़नी, तो क्या होता है फिर आपकी जो है पहले कीमोथेरेपी होती है। उसके बाद क्या, कीमोथेरेपी में बेसिकली क्या होता है, एक ड्रग आपको दी जाती है, मतलब चढ़ाई जाती है। तो उससे क्या होता है, वो गांठ का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। गांठ का साइज जब रिड्यूस होगा तो डॉक्टर सर्जरी के टाइम पे हमारी ब्रेस्ट के बहुत सारे पार्ट्स को बचा लेते हैं। अदरवाइज तो फिर ब्रेस्ट निकालने के चांसेस तक आ जाते हैं यदि ज्यादा फैल जाता है। उसके बाद कीमो के बाद फिर रेडिएशन थेरेपी होती है, हार्मोनल थेरेपी होती है। अब कुछ लोगों में, अब जब वो सर्जरी करते हैं, उस गांठ को वो निकालते हैं, तो उस गांठ से ये पता चलता है कि वो गांठ बेसिकली किस वजह से बनी है, वो हार्मोन की वजह से बनी है या फिर वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बनी है। यदि वो हार्मोन की वजह से बनी है तो उनको हार्मोनल थेरेपी दी जाती है रेडिएशन के बाद। और यदि वो किसी एक्सटर्नल जो है किसी फैक्टर की वजह से बनी है, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स को भी समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट इसमें इफेक्टिवली वर्क करेगा। तो इसका जो टारगेट थेरेपी है वो ज्यादा टाइम के लिए दी जाती है, और उसमें फिर जितना ज्यादा आपका ट्रीटमेंट होगा बॉडी उतनी वीकन होती है, और जो है आपको मतलब रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सेल्फ एग्जामिन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ब्रेस्ट को यदि हमें पता करना है कि ब्रेस्ट में कोई भी जो है मतलब गांठ या कुछ है, तो सबसे पहले आप जो राइट हैंड की जो आपकी 4 फिंगर्स है, बेसिकली आप इनसे इनको पास पास रखेंगे और अपनी ब्रेस्ट को राउंड करते हुए टाइटली प्रेस करेंगे चारों तरफ से। दोनों ब्रेस्ट को आप जो है देखेंगे कि कोई गांठ या एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। यदि थोड़ी गांठ बड़ी स्टेज
में होगी तो पता चल जाएगा, छोटी में थोड़ा चांसेस कम होते हैं, लेकिन हमें ये रेगुलरली एग्जामिन करना है। और साथ ही साथ अपनी जो आर्मपिट है उसको भी आप प्रेस करके देखिएगा कि वहां भी कोई गांठ तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही ब्रेस्ट में गांठ आती है कैंसर की, तो वो तुरंत ही मतलब बहुत जल्दी वो बगल में जो है स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें समझने वाली बात है, डरने वाली बात नहीं है। और इसमें डॉक्टर से, यदि आपकी एज 25 से 40 तक है, तो आपको रेगुलर एग्जामिन कराना चाहिए। 40 की एज के बाद तो, क्योंकि क्या होता है मीनोपोजल टाइम है, तो उस टाइम पे हार्मोनल का लेवल कभी किसी में ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो एज थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो उसमें डॉक्टर आफ्टर 40 एवरी 2 या 3 इयर्स के बाद जो है मेमोग्राफी करने के लिए सजेस्ट करते हैं। वो तो आप जरूर से कराइए। और यदि नहीं आप करा पा रहे तो सेल्फ एग्जामिन जरूर करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और क्या होता है कि जैसे आप रेगुलरली ऑयल मसाज, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, उससे अपनी ब्रेस्ट को रेगुलरली मसाज करिएगा, तो जो भी कोई लंप है उससे भी डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, अब ये तो रही बात। मेरा यहाँ पे टारगेट आप लोगों को डराना या फिर वो नहीं है, मेरा ये है कि अवेयरनेस लाना है कि यदि आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स, कोई भी गांठ जो पेनलेस है या पेनलेस मतलब पेनफुल है, यदि आती है, तो आप उसको जो है अपने से समझिए, घबराने डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि सबसे पहले ही आप गायनेको वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले आप, इसका भी एक प्रोसीजर होता है कि स्टेप बाय स्टेप पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, फिर वो आगे यदि सारे टेस्ट के बाद आप पॉजिटिव मतलब पाते हैं, उसके बाद आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के जाने की जरूरत है। और ऑन्कोलॉजिस्ट के बाद फिर वही प्रोसीजर जो है वो पूरा आपका सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी, टारगेट थेरेपी, वो सब बताते हैं आपकी सिचुएशन को देख के। अब मैं बताना चाहती हूँ कि यदि ये चीजें ना हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें जो हैं अपनी लाइफ में लानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हेल्दी डाइट की और हेल्दी फूड हैबिट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि यदि हम हेल्दी खाना खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में हेल्दी सेल्स बनाती है, और हेल्दी सेल्स जो होती हैं वो कैंसर के चांसेस को बहुत हद तक कम कर देती है। मतलब हमारा सही खाना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमें जो है बीमारियों से बचाने के लिए, और जो कैंसर सेल्स है उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए। अब मैं बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजीज हैं जो में हमारी डाइट में हमें रेगुलरली ऐड करनी चाहिए। वैसे तो इस क्लब में आपको पूरी ही मतलब एक्सरसाइज हो, डाइट हो, सब कुछ दिया जाता है, जिससे कि यदि आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम लाइफ में होंगी ही नहीं। तो जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स में बात करें तो जो फ्रूट्स में बेरीज हैं, वेजिटेबल्स में है ब्रोकली है, स्पिनिच है, कैरेट्स हैं, बीटरूट है, तो ये सब अपनी डाइट में आप इंक्लूड करिए, आप डेली बेसिस पे लेने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, और ये जो है इन्फ्लामेशन को कम करती है। दूसरा, जैसे हमें जो है अपनी डाइट में होल ग्रेन्स को ऐड करना चाहिए। होल ग्रेन्स में आपका जैसे ब्राउन राइस आ गए हैं, मिलेट्स आ गए हैं, और आपके ओट्स आ गए हैं। ये सब क्या करते हैं, यदि हम इन्हें रेगुलर बेसिस पे बदल बदल के लेते रहते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को सूट करते हैं, तो ये भी बहुत हद तक हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं और हमें कैंसर से बचाते हैं। फिर इसके बाद आती है हेल्दी फैट्स की बात। अब आप सोचेंगे कि जो फैट है, फैट खाने से हम मोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी में जितना कार्ब्स और प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है, उतनी ही हेल्दी फैट्स की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हेल्दी फैट्स हमारी हेल्दी सेल्स को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब ये हेल्दी फैट्स आपको किस किस में मिलता है? एक तो आपका ऑलिव ऑयल हो गया, वो भी बहुत अच्छा उसमें हेल्दी फैट्स होता है। नट्स हो गए आपके, फ्लैक्स सीड्स हो गए। जैसे आजकल बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि जो वॉलनट है बेसिकली ये क्या करता है, कैंसर सेल्स को रिड्यूस करने में काफी मदद करता है। और वॉलनट में तो ऑलरेडी बहुत अच्छा ऑयल होता है, जो कि नी पेन वगैरह में भी हेल्प करता है कि उससे ठीक हो जाते हैं या कम हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी फैटी एसिड्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करने के लिए। अब जो वेजिटेरियन होते हैं उनको कहाँ कहाँ से मिलेगा ये चीज, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको तो हेल्दी फैट फिश से मिल जाता है, फिश कंज्यूम करने से, क्योंकि फिश में जो फिश ऑयल है, यदि उसको वो रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो उससे मिल जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है कि वो कहाँ से वो हेल्दी फैट्स को ले। तो उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं,
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, या फिर आप जो है वॉलनट को कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर पंपकिन सीड्स में भी थोड़ा बहुत जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वेजिटेरियन है तो आप सप्लीमेंट्स की तरफ थोड़ा सा आप जा सकते हैं यदि आपको हेल्दी रहना है, और आप जो है कुछ वॉलनट, पंपकिन सीड्स या और डिफरेंट सीड्स होते हैं उनमें भी जो है हेल्दी फैट्स होता है, तो वो रेगुलर से जरूर से लीजिए। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी टर्मरिक की। जो हल्दी है हमारी, उसमें क्या होता है, वो करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करता है। तो हमें हल्दी जो है या तो दूध के साथ में, जैसे हमारे क्लब में भी बताया जाता है कि आप उसको रेगुलरली ऐड करिए, तो उससे भी कैंसर सेल्स जो है हमारी बॉडी में डाई करेंगी और जो है हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ वो करेंगी। फिर फिफ्थ पॉइंट है इसमें ग्रीन टी। हमें ग्रीन टी भी रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए। ग्रीन टी में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत सारे, जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करते हैं। वो कैसे कम करते हैं कि जो हमारी बॉडी में जब हम एक्सेसिव स्ट्रेस वगैरह लेते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो वो फ्री रेडिकल्स जो है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो उन फ्री रेडिकल्स से फाइट करके उनकी जो है कम कर देते हैं उनको। और जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनेंगे ही नहीं, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो हेल्दी रहेंगी और हमें जो है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए प्रेरित करेंगी। दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अभी तो मैंने आपको हेल्दी फूड और डाइट के बारे में बताया है, दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कितने आप हेल्दी हैं, आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो कितनी एक्टिव है। तो इसके लिए हमें कम से कम रेगुलरली, मतलब 30 मिनट्स की वॉक, एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम, जो भी आपको लगता है वो करना ही करना है। उससे क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स हार्मोन्स बनते हैं। जनरली कुछ लोग आजकल जो है स्ट्रेस की वजह से बोलते हैं कि हमारा जो हार्मोनल लेवल है या फिर मतलब बहुत कम हो गया, या हैप्पी हार्मोन्स कम हो गए हैं, वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं इन सब चीजों के। लेकिन इस क्लब में आने से मैंने सुना था कि बहुत सारे लोगों के वो जो है सप्लीमेंट्स भी छूट गए हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज करने लगे हैं, हेल्दी डाइट को वो फॉलो करने लगे हैं। तो उससे उनका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है और उनकी बॉडी एक्टिव भी हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अवॉइड सिटिंग। जो लोग पूरे दिन ऑफिस में लेडीज बैठी रहती हैं, वो सिटिंग करने से क्या है, हमारी बॉडी थोड़ी सी लिथार्जिक हो जाती है। तो जो प्रोलॉन्ग्ड जो सिटिंग है उसको अवॉइड करें। इसका क्या ऑप्शन है कि आप ऑफिस में ही जैसे 1 घंटे 1 आवर के ड्यूरेशन में आप थोड़ा थोड़ा सा उठिए, चलिए, थोड़ा सा अंदर ही ऑफिस में घूम लीजिए, तो आपकी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे आप आजकल स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो उसमें वॉकिंग भी आप देख सकते हैं या फिर आप रनिंग भी देख सकते हैं। लेकिन यदि आप स्मार्ट वॉच ऐसे ऑफिस में बैठे हैं पहन के, तो वो भी यदि आप कंटिन्यूअस बैठे हुए हैं बहुत टाइम तक, तो वो भी सिग्नल देने लगती है कि आप उठिए, थोड़ा सा एक्टिव बनिए। तो वो भी एक अच्छा वो है, हम अपनी लाइफ में उसको मतलब यूज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को, सो दैट कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, कि अब हमें उठने की जरूरत है, अब हमें एक्टिव होने की जरूरत है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद होता है थर्ड रीजन जो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कहीं ना कहीं कैंसर सेल के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। अब स्ट्रेस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आजकल ऑफिस का स्ट्रेस है लेडीज को, बच्चों का स्ट्रेस है। बच्चों का क्या स्ट्रेस है, बच्चे सुनते नहीं है या अपनी मन मर्जी का खाते हैं। एक एक टाइम में उन लेडीज को 4 चीज बनानी पड़ती है। तो वो सब जो है, ये छोटे छोटे जो स्ट्रेस हैं, ये क्या करते हैं, या ऑफिस का स्ट्रेस हुआ या वर्क का कोई भी काम का स्ट्रेस हुआ, तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वर्क स्ट्रेस क्या होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, और जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है तो हमारी जो बॉडी में जो है बीमारी होने के चांसेस जो हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अब हम अपनी लाइफ में इस स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, ये भी हमें समझने की बात है कि स्ट्रेस तो ले लिया हमने, बच्चों का भी ले लिया, ऑफिस का भी ले लिया, घर का भी ले लिया। तो इसमें हम लोगों को स्पेसिफिकली लेडीज को क्या है, अपने मी टाइम पे ध्यान देना चाहिए। मी टाइम मतलब कि उन्हें पूरे दिन, ठीक है वो फैमिली के बारे में भी सोच रही हैं, हस्बैंड के बारे में भी सोच रही हैं, बच्चों के बारे में भी, सबके बारे में सोच रही है, लेकिन मी टाइम में उन्हें अपने खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्हें अपनी खुद की लाइफ को एक्टिव बनाना चाहिए। मतलब उन्हें जैसे 30 मिनट्स का, तो उन्हें वर्कआउट कुछ भी हो वो करना ही करना जरूरी है। क्योंकि जब आप एक्टिव रहते हैं तो आप हेल्दी फील करते हैं और आप में हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, तो ये कैंसर सेल्स वगैरह तो फिर डेवलप हो ही नहीं सकती है। तो इसके बाद जो है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं।
वॉक कर सकते हैं, नेचर के साथ हमें जुड़ना चाहिए बेसिकली। अब हम लोग गाड़ियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम क्या बच्चे भी मोबाइल में बेसिकली लगे रहते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। आप जिस एरिया में भी जा रहे हैं उस एरिया के आसपास की चीजों को देखो, समझो, तब आपको पता चलेगा कि कोई चीज कहाँ अवेलेबल है या कोई चीज कहाँ है। अदरवाइज आप मोबाइल में ही लगे रहोगे तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपने कब घर से स्टार्ट किया और कब आप मॉल पहुंच गए। तो आपके बीच में जो रास्ते की जो ड्यूरेशन है वो आपकी मोबाइल में ही चली गई, तो वो क्या है, रेडिएशन के संपर्क में भी आ रहे हैं आप, और आप जो है अपने जो सराउंडिंग है उससे भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो सब जो है हमें नहीं करना चाहिए। हम लेडीज को कोई भी सूदिंग म्यूजिक हो जो हमें पसंद हो, क्योंकि क्या होता है शादी के बाद लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। शादी से पहले लड़की बहुत अपने लिए ध्यान भी देती है, हर चीज मतलब अपने लिए करती है कि म्यूजिक उसको पसंद है या कोई उसकी हॉबी है। जैसे पहले मेरा क्या था, इस क्लब में जुड़ने से पहले मतलब मेरा पढ़ना छूट ही गया था, बस खाली यही रह गया था कि बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना पढ़ना शुरू किया, अपनी नॉलेज को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने पे मैंने ध्यान दिया कि कैसे मैं जो है अच्छा कर सकती हूँ अपने लिए, और साथ साथ में कैसे लोगों की मदद कर सकती हूँ। तो जो भी लेडीज की कोई भी हॉबी है बिफोर मैरिज, तो आप उसको जरूर से दोबारा अपनी लाइफ में लाइएगा, अपने मी टाइम में उसको ऐड करिएगा। आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनिए, डांस करना पसंद है, डांस करिए, जो भी आपको पसंद है आप अपने लिए वो जरूर करिए। उसके बाद जो है मेन जो है इसका प्रॉपर स्लीप, फोर्थ पॉइंट में आता है प्रॉपर स्लीप। जब हम लोग प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो क्या हमारी बॉडी में जो है, जो हार्मोन्स है लेवल है वो बैलेंस होता है, हमारी बॉडी एक रिपेयर सिस्टम में जाती है। जब हमारी बॉडी जो है रिपेयर सिस्टम में जाती है तो जो हम दिन भर जो हम स्ट्रेस लेते हैं या वर्क करते हैं, तो हमारे सारे ऑर्गन्स स्लीपिंग टाइम पे क्या है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जो है स्लीप 7 to 8 आवर्स की स्लीप्स लेना जरूरी ही जरूरी है। उससे क्या होगा, हमारी हेल्दी जो है सेल्स बनेंगी, और हमारी जो है कैंसर सेल्स या किसी भी बीमारी के होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके बाद जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है, पानी, मतलब हाइड्रेशन। हमारी बॉडी में पानी पीना, रेगुलर इंटरवल पे पानी पीना बहुत जरूरी है। जैसे मेरी एक ताई जी हैं, उनसे मेरा डिस्कस हुआ, इस क्लब में आने से पहले वो बहुत कम पानी पीती थी, तो कहती थी मैं फिर यूरिन भी जाती हूँ तो येलो कलर का आता है। लेकिन इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद वो ज्यादा पानी पीने लगी हैं और उन्हें अच्छा लगने लगा है। क्योंकि क्या होता है जब हम पानी पीते हैं, मतलब मैम भी अवरली जो है मैसेज डालती रहती है कि आप पानी पिए, और पानी सिप सिप करके पिए, तो उससे क्या होता है बेसिकली कि हमारा जो है हाइड्रेशन, यदि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो स्ट्रेस कम होगा। यदि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में अच्छे से ऑक्सीजन है, ब्लड को इधर उधर मूवमेंट की, तो क्या होगा कि हमारा जो सेल्स हैं वो हेल्दी होंगी, क्योंकि उन्हें पानी भी मिल रहा है, उन्हें ऑक्सीजन भी मिल रही है। तो इसलिए पानी जो है 3 to 4 लीटर्स डेली जो है कंज्यूम करिए ही करिए, क्योंकि ये पानी जो है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी, ये तो मैंने बताया कि आपको कौन कौन सी चीज अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए जिससे कि आपको कैंसर ब्रेस्ट में या किसी भी ऑर्गन में हो ही ना। अब मैं बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ से निकाल फेंक देनी चाहिए, मीन्स अवॉइड करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी प्रोसेस्ड फूड की। प्रोसेस फूड है या प्रोसेस मीट है। अब प्रोसेस फूड में क्या होता है, आज की जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी भागम भाग वाली है कि इसमें क्या होता है, कुछ ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है तो कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, या चलो चाय के साथ नमकीन खा ली, या कुछ भी ऐसा ड्रम पटरम खा लिया, बिस्किट्स खा लिए। तो वो सब चीजें नहीं खानी है। एक तो उसमें हेल्दी फैट्स भी नहीं होता है क्योंकि बाहर की बनी होती है। दूसरा क्या है कि यदि हम ये चीजें लेते हैं तो मतलब ये हमारी हेल्थ को बेनिफिट तो नहीं करेंगी लेकिन डिटेरियोरेट जरूर करेंगी। ये हमारी थोड़ी सी भूख को तो शांत कर देंगी, लेकिन अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस लाती है। तो हमें प्रोसेस फूड जैसे चिप्स है, चॉकलेट है, बिस्किट, नमकीन, जो भी बाहर से हम खरीदते हैं ये, तो वो सब चीजें नहीं खरीदनी है। प्रोसेस मीट भी जो है वो भी नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शुगरी ड्रिंक्स, जो जैसे आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा एड वेड आता है, तो वो सब चीजें आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर देनी चाहिए। उससे बेटर है आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, तो वो आपको एक हेल्दी जो है सेल्स आपकी बॉडी में बनेगी जनरली। थर्ड पॉइंट क्या है, यदि कोई टू मच अल्कोहल लेडीज लेती है, क्योंकि आजकल लेडीज भी काफी एडवांस है, तो
वर्क स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग जो है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि रात को अच्छी नींद आ जाए, क्योंकि फुल डे उन्होंने इतना दिमाग लगाया है ऑफिस में, रात को सोचते हैं कि रिलैक्स की नींद आए, तो वो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं। तो वो भी अवॉइड करना चाहिए, वो भी जो है कैंसर सेल्स की ग्रोथ को और दूसरी बीमारियों को इनवाइट करते हैं। चौथा पॉइंट है कि डीप फ्राइड फूड, ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। या फिर जैसे बर्न्ड जितना फूड होते हैं, जैसे काले जो फूड हो जाते हैं, कई बार ब्रेड जल गया, कुछ भी हुआ, वो सब भी अवॉइड करनी चाहिए। और रीहीटिंग ऑफ ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लेडीज क्या करती हैं, पैसे बचाने के चक्कर में तेल को बार बार गर्म करती रहती हैं और उसको यूज करती रहती हैं, तो वो तेल जस्ट वेस्ट है। क्योंकि उसको बार बार गर्म करने से उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में यदि जाते हैं तो वो कैंसर सेल्स को जो है बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ हमारी वेल्थी, हमें नहीं वेल्थी भी नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी को जो है बहुत डिट्यूट करते हैं। फिर मेरा पॉइंट है कि नॉन स्टिक कुकवेयर, जितने भी नॉन स्टिक कुकवेयर सब में जो है कोटिंग होती है, वो सब हमें अपनी किचन में बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। हमें जो है स्टेनलेस स्टील वगैरह के बर्तन यूज करने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप दूसरे ये एल्यूमिनियम वगैरह के बर्तन यूज करते हैं, तो ये जो है विटामिन सी के संपर्क में आके या खट्टी चीजों के संपर्क में आके कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, तो वो सब भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो हमें रीहीटिंग ऑफ ऑयल से बचना चाहिए। यदि हम कोई भी भटूरे पकोड़े बना रहे हैं तो कम तेल लीजिए, एक बार में उसको यूज करिए, फिर उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में क्या है, मतलब हम घर में ही यूज कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। मैं आऊंगी नेक्स्ट पॉइंट पे, जो प्लास्टिक जार्स हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स है, कुछ हद तक वो भी कैंसर को जो है, मतलब कैंसर सेल्स बनाने में जो है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। तो जो प्लास्टिक जार्स हैं या बॉटल्स हैं, उन सब का यूज भी नहीं करना चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगी इन शॉर्ट कि हमें क्या करना चाहिए। ईट फ्रेश, लिव एक्टिव एंड बी पॉजिटिव। और ये तीनों जो हमारा जो ये नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है, जो तीनों चीजें हैं, यानी कि यदि हम ताजा खा रहे हैं, एक्टिव लाइफ स्टाइल है हमारी, और हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, तो ये सब तीनों चीजें नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस करना चाहूंगी कि यदि किसी को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें उसको अपना माइंडसेट कैसे रखना है, उसके फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है। क्योंकि यदि आपको कोई बीमारी हो गई, तो लेडीज तो सबसे पहले इसी प्रेशराइज में आदी हो जाती है कि उनके घर का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके हस्बैंड का क्या होगा। लेकिन इसमें जो है मिली जुली सबकी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी लेडीज को ब्रेस्ट में या कोई भी कैंसर होता है, तो सबसे पहले जो है उसको अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जैसे मेरा जो ये स्लोगन मैंने लिया है कि इसमें क्या है, हमारा जो विश्वास है वो हमारे डर से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी भी चीज पे विश्वास करते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हमारी जो है जल्दी ठीक हो जाएगी। अदरवाइज आपका क्या होगा, रिकवरी टाइम बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट के साथ साथ जो फैमिली है वो भी बहुत सफर करती है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है, लेंथी होता है, और इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। तो इसका भी बड़ा ध्यान रखना है। और यदि माइंड सेट अच्छा होगा आपका, तो रिकवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पेशेंट को कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लानी चाहिए, और उस टाइम पे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने सराउंडिंग में या अपने रिलेटिव से कम बात करे। क्योंकि जितना आप उस चीज को बार बार रिपीट करते हो, वो माइंड में आपके घूमती रहती है। एक तो आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, ऊपर से हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, बॉडी बहुत डाउन जा रही है आपकी, ऊपर से आप लोगों की सुन रहे हो, वो हालांकि आपके वेलविशर हैं, वो आपको पूछेंगे, लेकिन जस्ट थोड़ा बहुत मैसेज करिए, ज्यादा किसी से कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा के या बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो चीजें आप बार बार बोल रहे हो, बार बार सोच रहे हो, तो वो आप पे हावी होने लगती है। जब आप पे हावी होने लगती है, तो आपका क्या है, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद बॉडी जो है बहुत डाउन हो जाती है। जब वो आपकी बॉडी डाउन हो जाती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो लोगों से उस टाइम पे मिलना अवॉइड करिए, बातें करना अवॉइड करिए। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि यदि आपकी बॉडी डाउन हो रही है या फिर अनहेल्दी फील कर रही है, कि बहुत पेन होता है, बहुत बेकार प्रोसीजर है, तो यदि आपको ऐसा फील होता है, तो उस टाइम पे, जैसे उस डॉक्टर ने भी, जो मैं गायनिकोलॉजिस्ट का बताया था, सजेस्ट किया था कि मेडिटेशन करिए।
मेडिटेशन क्या है, हमारी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स को जो है बनाते हैं। यदि आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स बन रहे हैं तो आपकी रिकवरी जो है वो अच्छी हो जाती है। और मैंने एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि आपको जो है उस टाइम पे ये नहीं कि आप सोचो बीमार हो, पड़े रहो या टाइम वेस्ट करते रहो या फुल टाइम टीवी देखते रहो, नहीं। उस टाइम पे भी आपको एक्टिव रहना है, जितना आपकी बॉडी सपोर्ट करती है उतना एक्टिव रहना है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो क्या होता है, बिजी रहता है। तो आप अपनी बीमारी को ज्यादा नहीं सोचते हैं। और हमें करना ही यही है कि कोई भी ट्रीटमेंट यदि चल रहा है तो उसके बारे में हमें बार बार नहीं सोचना चाहिए। हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि हमें ठीक होना है और जल्दी ठीक होना है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होंगे तो हमारा सराउंडिंग पॉजिटिव होगा और हमारी रिकवरी अच्छी होगी, तो हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन शॉर्ट मेन यही है कि आप हेल्दी खाइए, फ्रेश खाइए, हमेशा एक्टिव रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच राखी मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू राखी। थैंक यू सो मच पूजा, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। और ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है।